अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। आज का सेशन हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज का दूसरा सेशन है और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है प्री स्पीच स्किल्स। हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें स्पेशली ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मिस फाइज़ा बदर ने। शी इज़ सीजन्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, बहुत अरसे से काम कर रही हैं। करंटली शी इज़ सर्विंग एज मैनेजर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस फाइज़ा कि आपने इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए और हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। सो वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Mayu, for having me here today. राइट। सो मिस फाइज़ा, हम टॉपिक पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमने तो बस मुख्तसर सा तारुफ ही आपका पेश किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा अपना तारुफ अगर अपनी ज़ुबानी बता सकें, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल जर्नी, सो दैट व्यूअर्स को अच्छी तरह से मालूम हो। बहुत से लोगों को जानते होंगे लेकिन कुछ नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए बताएं। बिल्कुल। मैंने अपना मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया था और ड्यूरिंग माय क्लिनिकल रोटेशन जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरा कुछ एक्सपोजर हुआ उन बच्चों के साथ जिन्हें बोलने में अटकने का मसला था और वो उस अटकने के मसले की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार थे। तो ये वो टाइम था जब मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली स्पीच पैथोलॉजी की फील्ड की तरफ जो है वो डाइवर्ट हुआ। पाकिस्तान में स्पीच थेरेपी अभी भी रिलेटिवली एक न्यू डिसिप्लिन है और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। तो मुझे भी काफी दिक्कत हुई इस बारे में जानने में कि इसमें फर्दर क्या स्पेशलाइज किया जा सकता है या अगर कोई बंदा एज ए स्पीच थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करना चाहे तो वो कहाँ राब्ता करेगा। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में स्पीच थेरेपी में एक डिप्लोमा कराया जाता था जो कि अभी भी करंटली भी जो है वो एक वैलिड डिप्लोमा कंसिडर होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था। मैंने पहले स्पेसिफिकली वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। उस डिप्लोमा को करने के बाद मेरे अंदर और ज्यादा जो है वो स्पिरिट जो है वो ये डेवलप हुआ कि मैं इस फील्ड के अंदर जो है वो फर्दर लर्न करूं और अपनी नॉलेज को एनहांस करूं। मैंने अपना एमफिल जो है वो स्पीच पैथोलॉजी में किया और करंटली मैं अपना पीएचडी जो है वो रिहेबिलिटेशन साइंसेज में जो है वो परसू कर रही हूँ। इसके अलावा मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ पे जो हमारा स्पेशलिटी है वो स्वॉलिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चों को पैदाइश के बाद जो निगलने के अमराज आते हैं वहां से लेके और बुजुर्गों तक जो निगलने के अमराज हैं हर स्टेज में। कुछ लोगों को यंग एज में जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद निगलने की दिक्कत आ सकती है, कुछ लोगों को एज के साथ जिस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, उसमें निकलने के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा काम जो है वो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक निगलने के अमराज के अंदर है। इसके अलावा बोलने के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर हम लोग डील करते हैं और इस तरीके की जितनी भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपके लिए उसके ऊपर हमारा फोकस है कि कोई भी एक क्लाइंट चाहे वो बच्चा है या बड़ा है उसकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट प्रोफेशनल्स हैं वो मिलके उस बच्चे की या बुजुर्ग की जो प्रॉब्लम है या जो यंग पेशेंट जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बोलने या निगलने के अमराज का शिकार है उसको मदद की जा सके। राइट। थैंक यू वेरी मच जी फॉर दिस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहूँगा, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि हम जब डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या है कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। पहले हम इसको लेके चलते हैं, देन हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया है और जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर काफी हद तक जो है वो हेल्प कर सकेगा चीजों को आगे समझने में। कम्युनिकेशन का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज के लिए कि आपने कोई इंफॉर्मेशन अगले बंदे तक पहुंचानी है तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके लिए हम मुख्तलिफ तरीके अख्तियार कर सकते हैं। हम बोल के अपना मैसेज अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं, हम जेस्चर्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं, हम लिख के पहुंचा सकते हैं। तो जो मैसेज हम दूसरे को पहुंचाना चाह रहे हैं इसके लिए हम जनरलाइज्ड एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टर्म उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब जो मैसेज हम अगले तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली अगले बंदे तक डिलीवर हो जाए और वो उसका मानी उसी तरह अखज करे जिस तरीके से हम इंटेंट कर रहे थे।
मतलब ये कि अगर फर्ज करें कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा है मोबाइल के ऊपर, एक स्माइलिंग फेस बना के भेजा, लेकिन आपका जो मोबाइल है उसका जो सिस्टम है वो डिफरेंट है और वहां पे वो जो इमोशन है वो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। मेरी तरफ से तो चीज कम्युनिकेट हो गई, मैंने तो आपको एक स्माइलिंग फेस बना के भेज दिया या मैंने आपको ओके लिख के भेज दिया, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपके पास वो नहीं पहुंचा, आपके पास वो सही तरीके से इंटरप्रेट होकर सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से हम जिससे मुखातिब हैं उसकी नीड के मुताबिक, उसकी समझ के मुताबिक अपने मैसेज को उस तक पहुंचाएं। राइट, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। इससे मुझे भी कुछ चीजें अच्छी तरह रिलेट करने में कि ऑटिज्म से भी, मतलब मैं सोच रहा था अभी एग्जांपल से कि आपने मैसेज भेजा तो रिसीव उसको डिफरेंटली हुआ। राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ। मैं ये समझना चाहूंगा कि जब हम टर्म यूज करते हैं प्री स्पीच स्किल्स, तो इस टर्म का मतलब क्या है? हमें पहले तो इसका मतलब समझाइए। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि प्री स्पीच स्किल्स को लोग प्री वर्बल स्किल्स भी कहते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स भी कहते हैं। तो प्री स्पीच स्किल्स, प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स, प्री वर्बल स्किल्स का मतलब ये है कि एक बच्चे, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले वो कौन से माइलस्टोन्स हैं या वो पिलर्स हैं या आप कह लें कि वो कौन सी स्कैफोल्डिंग्स हैं जो कि हेल्प करती हैं बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज एक्वायर करने में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग स्टोन्स हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसके जो अंदर हम जिस तरह से, जी, जी जी प्लीज। इसके अंदर जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जब रोना स्टार्ट करता है, पैदाइश के फौरन बाद जब वो रोता है तो बेसिकली वो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके पास उस हम्म टाइम पे जो एक टूल होता है वो रोने का टूल होता है, वो रो के ही बताता है कि भूख लग रही है, वो रो के ही बताता है कि वो गीला हो चुका है, वो रो के ही बताता है कि उसे कहीं दर्द हो रही है। और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो प्री स्पीच स्किल्स वो एक्वायर करता है वो सब उसको मिलके हेल्प करती हैं प्रॉपर स्पीच को जो है वो एक्वायर करने में। हम्म। तो ये जो प्री स्पीच स्किल्स हैं, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें कितने इंपॉर्टेंट हैं? लाइक आई कांटेक्ट होना, अगर ना हो तो क्या होगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है क्या जब तक वो प्रॉपरली बोलना स्टार्ट नहीं कर देता? बिल्कुल। देखिए, प्री स्पीच स्किल्स में जो चीजें आ जाती हैं उसमें सबसे पहले तो एक चीज आ जाती है क्विंग, फिर बैबलिंग। क्विंग होती है कि बच्चा जो मुंह से ऊ ऊ की आवाजें निकाल रहा होता है या वॉवल साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, सॉफ्ट सी आवाज जो एक बच्चा प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये पहला प्री स्पीच स्किल अकाउंट होता है, क्विंग जिसे हम कहते हैं। फिर हम बैबलिंग की तरफ आते हैं जहां पे बच्चा अपने होठों को इस्तेमाल करके ब ब प प म साउंड्स निकालना शुरू करता है या उनको रिपीट करना शुरू करता है। इसके साथ ही एक चीज जो डेवलप हो रही होती है कि जैसे जैसे बच्चे के तमाम माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे हैं, बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा है, तो जब उसकी नेक होल्डिंग आना शुरू हो जाती है, बच्चा बैठना शुरू करता है, साथ ही एक चीज जो डेवलप हो रही है वो उसका आई कांटेक्ट और लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो रही है। पैदाइश से हम्म पहले ही बच्चा जो है वो मदर की वूम में ही लिसनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है कि आवाज उसके कान में जाना शुरू हो जाती है। तो टाइम के साथ साथ आई कांटेक्ट और लिसनिंग स्किल्स जो है वो बच्चे की डेवलप हो रही होती हैं। और आई कांटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोशलाइजेशन का। किसी भी शख्स के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए, रेपो डेवलप करने के लिए, बात को समझने के लिए, क्योंकि देखिए हम जो चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोल के नहीं कर रहे, उसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हमारे जेस्चर्स हैं। हम अगर फर्ज करें कह रहे हैं कि जी बड़ी वाली बॉल लेके आओ, तो जो हम हाथ से इशारा कर रहे हैं बड़ी के लिए, ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और ये उसी में डेवलप हो सकती हैं कि जब बच्चा इफेक्टिव जो है वो आई कॉन्टेक्ट जो है वो मेंटेन करे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। हम्म। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज करते हैं टू इनहेंस बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो प्री स्पीच स्किल्स हैं उनको इनहेंस करने के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। कि जितनी भी फ्री स्पीच स्किल्स है ना ये इंटरवोवन है। जिस तरीके से अगर हम एक आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसी के अंदर हम एक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल ले ली, पी कबू जिस तरीके से हम करते हैं, या अगर हम पाकिस्तान की हम्म बात करें, हम अपने कल्चर के हिसाब से बात करें, तो आप देखेंगे कि बच्चा जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स करना शुरू करता है तो एक जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके साथ ता का गेम शुरू कर देते हम्म हैं, कपड़ा आगे किया, कपड़ा हटाया, और बच्चा उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है और एंजॉय करता है। तो ये वो हम्म चीज है जो कि एक एक्टिविटी है जो आप कह सकते हैं कि आई कांटेक्ट डेवलप करने में हेल्पफुल होती है।
या अगर फर्ज करें कि बच्चा थोड़ा बड़ा है और उसके साथ हम आई कांटेक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से डिफरेंट टाइप के मास्क हैं, ग्लासेस हैं, होलो ग्लासेस हैं कि आपने ग्लासेस पहन ली और बच्चे ने उसके थ्रू देखना है, इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि बच्चे के साथ आई कांटेक्ट को बेहतर बनाने में। मिरर एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल हैं कि अगर आप बच्चे को गोद में लेके मिरर के सामने बैठ जाएं और बच्चे को साथ साथ इमिटेट भी कराएं, नकल करने की भी प्रैक्टिस कराएं, और साथ साथ वो बच्चा जो है वो आपके साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन करे। तो इस तरह की बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर हम बच्चे के साथ, आप कह लें कि शेयर्ड प्ले भी लेके चल सकते हैं कि बच्चा और आप एक ही चीज के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं एक टाइम पे, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं, बच्चा उस चीज का नाम भी जान रहा है, बच्चा ये भी जान रहा है कि इसको पुकारते कैसे हैं, और साथ साथ बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट भी डेवलप कर रहा है। हम्म। अच्छा, शेयर्ड प्ले की आपने बात की, तो शेयर्ड प्ले पे अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसको प्रमोट करने के लिए कैसे किया जा सकता है, और उसमें आगे उसके सब डोमेन्स भी हैं, लाइक के टर्न टेकिंग और सोशल इंटरेक्शन मैनेजमेंट, बच्चे के एंड से उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है? अच्छा, देखिए आप उसके अंदर जो एक चीज हमें यहाँ जरूरत है थोड़ी सी उसकी वजाहत करने की, वो ये है कि शेयर्ड प्ले के लिए आप जब भी किसी एक्टिविटी का इंतखाब करें, या उसके अलावा भी हम जब भी प्री स्पीच स्किल्स की बात करते हैं, हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, हम जब भी किसी बच्चे के साथ किसी एक्टिविटी की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चे की प्रेफरेंस क्या है। बहुत दफा हम्म। क्लिनिकल डोमेन्स में आप ये देखेंगे कि एक बच्चा आपके पास आके बैठा, अब आपने उसके सामने एक बॉल रखी है जिसमें से आवाजें भी आती हैं, लाइटें भी आती हैं, अब आपके लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है, और आपके नजदीक कोई भी बच्चा जब उसको देखेगा तो वो खुश होगा और उसके अंदर इंगेज होना चाहेगा, उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमारे पास वो बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैं, हो सकता है कि उनके लिए वो लाइटें जो हैं वो तकलीफ का बायस हो, या वो बच्चे जो कि सुन नहीं सकते हैं और उनके सामने आप एक म्यूजिकल टॉय रख देते हैं तो वो उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि उनके कान में उसकी आवाज नहीं जा रही है और वो उसको उस तरीके से एंगेजिंग नहीं पा रहे जिस तरीके से बाकी लोग पा रहे हैं। तो जब भी हमने एक्टिविटी सिलेक्शन करनी है तो हमने ये देखना है, जिस तरह अभी आपने पूछा कि शेयर्ड प्ले के लिए हम क्या एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि बच्चा उस टाइम पे कितनी रिसेप्टिव वोकैबुलरी रखता है, वो किस स्टेज पे है, और जो चीज हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसके लिए जो है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने शेयर्ड अटेंशन की बात की, तो अगर फर्ज करें कि हमने एक एप्पल ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर हम ग्लेस पेपर, रेड कलर के पेपर को हमने फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और ग्लू के साथ उसके ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया। अब हमने बच्चे को भी इंगेज किया, बच्चे के साथ मिलके उसको दिखाया कि वो पेपर है और उसके ऊपर चिपकाया और साथ में बोला एप्पल एप्पल। अब हम एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें और हमने बच्चे की तवज्जो भी उसी एक्टिविटी की तरफ जो है वो ले आए हैं। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा एक मोटर एक्टिविटी भी करा रहे हैं, उसके सामने कलर्स भी हैं, उसके सामने गम भी है, तो वो बच्चा जो कि हाइपर है और इधर उधर भाग दौड़ रहा है, जब उसके सामने इस तरह की कोई एक्टिविटी लाके रखी जाएगी तो कुछ टाइम के लिए उसको इस मोटर एक्टिविटी के थ्रू इंगेज किया जा सकता है। छोटे बच्चों में जिस तरीके से आप देखें, सिंपली जिस तरीके से हम कहते हैं कि वो देखो वो क्या है, किसी भी एक चीज की तरफ पॉइंट किया और बच्चे ने फौरन पलट के उस चीज की तरफ देखा, कोई भी चीज सामने रख के जो जरा डिफरेंट से टॉय है उसके हवाले से बात करना, उसके हवाले से बच्चे से पूछना, ये तमाम एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चे की स्टेज के मुताबिक, बच्चे की प्रेफरेंस के मुताबिक इख्तियार की जा सकती हम्म। अच्छा, इससे ही रिलेटेड मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमें ये बताइए कि इमिटेशन क्या है बेसिकली, पहले तो ये बताइए, और इमिटेशन क्या रोल प्ले करती है बच्चे की प्री स्पीच स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और साथ ये भी बताइए कि इसको इन्हांस करने के लिए क्या करना चाहिए? है। इमिटेशन भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री स्पीच स्किल है। इमिटेशन का मतलब है नकल करना। बच्चे जो हैं वो जो अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं उसको कॉपी कर रहे होते हैं, और सेम इज द केस विद स्पीच। अब इसके अंदर हमारे डायलेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब अगर आप देखें कि कुछ फैमिलीज हैं जो कि ख का वर्ड नहीं बोलती, वो बोलती हैं खाला की जगह खाला, तो आप देखेंगे वो पूरी फैमिली ही खाला वर्ड यूज कर रही होगी। या हमारे कुछ लोग जिस तरीके से के जो हमारी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है वहां पे कुछ साउंड्स को डिफरेंट तरीके से अटर किया जाता है, और आप देखेंगे कि वो बच्चे उस फैमिली में भी उसी तरीके से। तो ये वो चीज है जो बच्चा इमिटेशन से सीख रहा होता है कि हम अपने इर्द गिर्द जो लहजा सुनते हैं, आप देखेंगे कि आवाज का उतार चढ़ाव, बहुत दफा हम कॉल करते हैं तो लोगों को पहचाना नहीं जाता कि बेटा बोल रहा है कि फादर बोल रहे हैं, मदर बोल रही है, बेटी बोल रही है। दैट इज ओनली बिकॉज कि ये वो तमाम चीजें हैं जो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को बोलते हुए देखते हैं। कितना ऊंचा बोल रहे हैं, कितना आहिस्ता बोल रहे हैं,
रेट ऑफ स्पीच क्या है। इसी तरह हमारे पास वो बच्चे जो आते हैं जो बोलने में हकलाहट का शिकार होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं और हम गाइड करते हैं फैमिली मेंबर्स को भी कि जी आपने भी अपनी रेट ऑफ स्पीच जो है वो स्लो डाउन करनी है। तो इमिटेशन जो है वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्री स्पीच स्किल है। पर आप देखें कि जब बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन को एक्सपोज होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन कोविड के बाद से हमारे पास इन केसेस की शरह बढ़ गई है, जहां पे बच्चे जो हैं वो लेट बात कर रहे हैं, और उसके पीछे एक मेजर वजह आइसोलेशन है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। तो होता ये है कि जब बच्चे स्क्रीन के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज नहीं हो रहे होते या सोशलाइज नहीं कर रहे होते, इसलिए उनको बाद में कम्युनिकेशन डेवलप करने में दिक्कत आती है। तो इमिटेशन इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत छोटी एज में ही बच्चे के साथ, जिस तरीके से हम बच्चे को मम 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 करता है बच्चा, तो हम कहते हैं मामा हम्म। मामा, तो वो बच्चा जो है हम्म। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मामा वर्ड कहना सीख जाता है। तो इसी तरीके से हम बच्चों को साउंड्स की क्लैरिटी, जुमलों को कैसे बनाना है, ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तमाम चीजें इमिटेशन के थ्रू सिखा सकते हम्म। हैं। बुक रीडिंग के अंदर पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अगर फर्ज करें कि हम बच्चे के साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो सेंटेंस में अगर बच्चे ने बोला कि बॉल, तो हमने कहा हाँ बॉल, एंड बॉल इज ब्लू, ब्लू बॉल। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो उस चीज को कॉपी भी कर रहा है, इमिटेट भी कर रहा है। अगर बच्चा जब भी किसी चीज का नाम लेता है और आप साथ में उसका कलर ऐड कर देते हैं, वो कहता है हम्म। फ्लावर और आप कहते हैं येलो फ्लावर, रेड ग्लास, ब्लू बेल, तो बच्चा भी ये चीज लर्न करेगा। और इसी तरह हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चों को वर्ड से फ्रेजेस और फ्रेजेस से सेंटेंस की तरफ लेके जा सकते राइट। अच्छा, एक और टर्म है जो कि हम यूज होते हुए देखते हैं पेरेंट्स के लिए, मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हम जब कहते हैं कि ऑडिटरी स्किल्स, तो इससे क्या मुराद है और आप कैसे उसको असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग उसकी जो भी बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है प्री स्पीच स्किल्स के हवाले से, इसके बारे में हमें बताइए। हैं। देखिए, जब हम ऑडिटरी स्किल्स की बात करते हैं तो हमें समझना ये पड़ेगा कि एक चीज होती है हेयरिंग और एक चीज होती है लिसनिंग। हेयरिंग का मतलब तो ये है कि हमारा जो कान का एपरेटस है वो सही काम कर रहा है, हमारा कान सही काम कर रहा है और हमारे कान में आवाज जा रही है, या कान में अगर फर्ज करें कि सिस्टम की ब्लॉकेज है या हमारी अंदर से नर्व का कोई डैमेज है तो कान में आवाज नहीं जा रही। ये दो चीजें हैं जो कि हेयरिंग में आती हैं, कि बच्चे की हेयरिंग ठीक है या बच्चे की हेयरिंग में कोई दिक्कत है, इम्पेयरमेंट है। हम्म। लिसनिंग का मतलब होता है कि गौर से सुनना और समझना। लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कान में आवाज जा रही है, लिसनिंग का मतलब है उस चीज को इंटरप्रेट करना। तो ऑडिटरी हम्म। स्किल्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि क्या बच्चे के कान में आवाज जा रही है और बच्चा उसको, एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस, आवाज है या नहीं है। अगर आवाज है तो आवाज कहाँ से आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है। और फिर ये कि आवाज है किस चीज की। जिस तरह अगर फर्ज करें कि हमने बच्चे के सामने एक बस रखी हुई है और हमने एक बिल्ली की तस्वीर रखी हुई है, सामने एक बिल्ली की तस्वीर है और एक बस की तस्वीर है, और हम पीछे से हम्म। कहते हैं मियाऊ, तो बच्चा बिल्ली की तरफ पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमें पता चल रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये बिल्ली की आवाज थी, या अगर ये बीप पीप तो ये अच्छा ये बस के हॉर्न की आवाज है। तो ऑडिटरी स्किल्स में साउंड का होना ना होना, साउंड की लोकलाइजेशन के साउंड किस तरफ से आ रही है, और आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेट करना कि आवाज किस चीज की है। और उसी के अंदर फिर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले नॉन स्पीच साउंड्स, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल साउंड्स आ जाती हैं आपकी, जिस तरीके से हमने कहा कि म्याऊ म्याऊ, वूफ वूफ, इस तरीके से पीप पीप, ये आवाजें, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम स्पीच साउंड्स की तरफ आ ई ओ वावल से होके फिर कॉन्सोनेंट की तरफ हम लेके बच्चों को जाते हैं। इनको घर राइट। में असेस करने का आपने पूछा कि कैसे किया जा सकता है, तो देखिए हम्म। ये चीज तो बहुत, जिस तरह बच्चा जब छोटा बिल्कुल पैदाइश के फौरन बाद भी दरवाजा जोर से बंद हो तो वो एक स्टार्टल रिफ्लेक्स जो शो करता है, वहीं से आपको पता चलना शुरू हो जाता है। दरवाजा जोर से बंद हुआ तो बच्चे की आंख खुल गई, फादर ने आके हॉर्न हम्म। बजाया तो बच्चे ने भागना शुरू कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में मैं ये मैसेज दूंगी आपके फोरम के थ्रू, पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा टीवी बहुत ऊंचा करके सुनता है, बच्चा टीवी सुनते हुए बहुत करीब हो जाता है, बच्चा जिस तरीके से जो है जब आप कोई चीज रिपीट करा रहे हैं तो साउंड्स को मिक्स, जैसा आपने कहा कि फैट तो उसने कहा बैट, तो फ की हम्म। साउंड है, स की साउंड है, क्लियरली नहीं सुन रहा, रिपीट नहीं कर पा रहा। तो ये वो तमाम इंडिकेशन है जो कि हेल्प कर सकती हैं पेरेंट्स को थोड़ा सा मतवज्जा करने में कि हाँ जी कुछ थोड़ी सी हमें लग रहा है कि फोकस की कमी है या सुनने की कमी है, और हमें इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हम्म।
अच्छा, एक और चीज जिसका हम आपसे पूछना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की भी बात हो रही है, तो क्या आप उनको एडवाइस करती हैं, क्या टिप्स हैं ऐसी जो कि वो यूज कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग और फॉस्टरिंग प्री स्पीच स्किल्स इन इन अ चाइल्ड? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डेफिनेटली एंगेजमेंट है, कि आप बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं और आप बच्चे के साथ कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जाहिर सी बात है कि वो पेरेंट्स जो कि बहुत ज्यादा बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, या जिस तरीके से अब मोबाइल का ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि मदर्स के हाथ में भी कॉन्टिन्यूसली मोबाइल है, फादर्स भी जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, तो जो एक लैक ऑफ इंटरेक्शन है, बच्चा सारा दिन जो है वो डे केयर में है या घर में बुजुर्गों के साथ है जो कि खुद इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, या बाय नेचर फैमिली बहुत ज्यादा क्वाइट है। अब देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज का भी उस तरह ट्रेंड नहीं ला, तो आइसोलेटेड फैमिलीज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तमाम प्री स्पीच स्किल्स के लिए जरूरी है, वो बच्चे के साथ एंगेज होना जरूरी है। बच्चे के साथ एक रेपो डेवलप करना, एक बॉन्ड डेवलप करना, जहां पे बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे अगले के साथ इंटरैक्ट करे। आपको टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर आप इवन मदर खाना बना रही हैं, तो वो उसके दौरान बच्चे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको एंगेज कर सकती हैं कि अच्छा देखो, अब वेयर इज द हम्म। स्पून, ओ स्पून, बिग स्पून, स्मॉल स्पून, वाइट स्पून, वुडन स्पून, प्लास्टिक, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। कि आप एक, जिस तरह हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रनिंग कमेंट्री, कि आप हम्म। किचन में कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करें, बच्चा जो काम आपके साथ कर रहा है उसके ऊपर कमेंट करें। तो जरूरी नहीं कि आपने तमाम चीजें छोड़ के बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ स्पीच पे काम करना है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज को इस तरीके से शेप अप कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो उसमें एंगेज फील करे, या उसके लिए एक नीड क्रिएट करना कि बच्चे को बोलने की जरूरत महसूस हो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता हम्म। अच्छा, थोड़ी सी आपने अभी बात की कि पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए उन चीज़ों पे। मैं उसको थोड़ा सा मजीद चाहूँगा कि एलेबरेट आप कर सकें कि वो कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं या रेड फ्लैग्स जिनको आप कहते हैं इन टेक्निकल टर्म, जिन पे उनको नज़र रखने की ज़रूरत है, और जब वो नज़र रख लें तो फिर उसको एड्रेस कैसे करें? देखिए, एक तो ये है कि जो आपकी, जो अगर हम मदर्स की बात करें, तो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके से गुजरी है उसके बारे में भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन रहा है, मदर किसी किस्म की कोई मेडिसिन लेती रही है, तो मदर को चाहिए कि वो पैदाइश के बाद बच्चे के बारे में ज्यादा केयरफुल रहें कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन या मेडिसिन से तो बच्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आया। प्रोलॉन्ग लेबर के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है, अगर फर्ज करें कि जो प्री मेच्योर डिलीवरी थी, पैदाइश के बाद बच्चे को किसी भी वजह से जो है वो आईसीयू में रखा गया है या उसको हॉस्पिटल में कुछ अरसे एडमिट रहना पड़ा है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके बारे में मदर को जो है वो वहीं से ही इस बारे में कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, या मुझे इस बारे में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि मैं कोई चीज मिस तो नहीं करी। फिर जिस तरह हमने शुरू में बात की कि बच्चे को आवाज के ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर फर्ज करें दरवाजा जोर से बंद हुआ है, तो बच्चे ने स्टार्टल रिफ्लेक्स शो किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बादल जोर से गरजे हैं तो बच्चा रोया या नहीं रोया। अगर बहुत लाउड साउंड है, ढोल बज रहा है या कोई इस तरह की ऊंची आवाज है, तो बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चा जो है वो मुंह से मुख्तलिफ आवाजें, जिस तरह हमने कहा 3 महीने में कोइन की आवाजें निकालना शुरू कर देता है, निकाल रहा है नहीं निकाल रहा, बैबल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्लैप के ऊपर एकदम से रिस्पॉन्ड करके ढूंढने की कोशिश करता है नहीं करता। आप उसके सामने कोई टॉय, जिस तरह झुनझुने आम इस्तेमाल होते हैं, रैटल्स जिन्हें आप कहते हैं, वो अगर आप उसके सामने कर रहे हैं तो बच्चा उसको पकड़ने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। स्माइल, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हमने बिल्कुल पैदाइश के फौरन बाद ऑब्जर्व करना शुरू कर देनी है। हम्म। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली कि बच्चा अगर फर्स्ट करने, जिस तरह हमने कहा कि पी कबू है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है नहीं होता, चीजों के मुख्तलिफ नाम खुद से उसने रखे हैं नहीं रखे, आपको मुतवज्जो करने के लिए आपका कपड़ा खींचता है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है नहीं करता। ये तमाम चीजें हैं जो कि हमें डेली लाइफ में बच्चे के हवाले से देखती रहनी है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने एक वर्ड सीखा, कुछ अर्से बाद उसने वो वर्ड कहना ही छोड़ दिया। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 1 साल की उम्र में बच्चा जो है वो एक वर्ड बोलना शुरू कर देगा, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली, बेशक वो क्लियर ना हो लेकिन वो वर्ड्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा होगा। और 18 महीने की उम्र तक वो तकरीबन 20 से 25 अल्फाज जो है वो मीनिंगफुली जो है वो यूज कर सकेगा, समझ सकेगा, एक्सप्रेस कर सकेगा छोटे छोटे वर्ड्स में अपनी नीड्स को। राइट। अच्छा,
हमारे पास एक मदर ने रिक्वेस्ट किया था एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए कि आप आएंगी तो ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना है। उससे पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा आपसे कि व्यूअर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि अगर कोई आपको आपकी राब्ता करना चाहेगा, कांटेक्ट करना चाहेगा, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है? जैसे मैंने शुरू में भी मेंशन किया कि मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ, और आप उसकी जो एक्सटेंशन मैं आपसे शेयर कर लूंगी उसके ऊपर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो होम हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो वो लोग जिनके लिए ट्रेवल करके आना मुश्किल है, जिस तरह पेरेंट्स होते हैं या उनके 2-3 बच्चे हैं और स्कूल टाइमिंग्स और उसका मसला है, तो आप होम हेल्थ के लिए भी जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और जो स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, बाकी भी जितनी भी रिहैब हमारी सर्विसेज हैं, उनके जो स्पेशलिस्ट हैं या उनके ट्रेन स्टाफ हैं, वो आपके घर आके भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन जो है वो आप 8464646 के ऊपर राब्ता करके किसी की भी, जिस भी स्पेशलिस्ट की आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। राइट, वो हम इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर देम टू कांटेक्ट। ओके जी, लास्ट में मिस फाइजा, मैं एक क्वेश्चन आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहूँगा। उनका काफ़ी डिटेल में उन्होंने लिखा है और मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर कर सकें, क्योंकि उनको जी जरूर। सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने में थोड़ी दुश्वारी है जिस जगह पे वो हैं वहाँ पे। तो द क्वेश्चन इज, my question is, my son is 8 years old. When he was 2 years, he talked Amma, Ada, Dish. After 6 months, he talked Mama, Baba, Mama, Mama, Baba, Baba repeatedly. Then after further 6 months, Yehu, Green, Give. And after further 3 months, Allah, Open, Cow. And after that, Nahi, Nahi, Nahi. He talked for 2-3 days, then stopped. After a long time, he started with the new word for a few days, then again stopped. He is very good in academic and cooperative child, but he irritated in speech sessions always. He liked to conduct all sessions of behavior and occupational therapies, enjoyed to listen music, poems, recitations with full volume, listen speech to from speech therapists, but don't want to talk and become aggressive, then cry if we force him to talk or even if we go for reinforcement. He is recognized in mild autism because of his good progress in his school. Principal shifted him in level 2. He alhamdulillah passed pre-nursery, nursery and level 1 as well. Psychiatrists refer always medication. I also gone for it for 1.5 year, but didn't get any improvement from it. But from day by day age increment, I noticed improvements. Pathologists now refer me omega-3 and B12 for speech. He is not hyperactive. When psychiatrists suggested me MRI and EEG test, pathologists denied it and said it's for jerks and fits, not for calm and active mild autism. इसके ऊपर वो आपका रिस्पॉन्स चाह रही हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चा जो है वो बिहेवियर के सेशंस ले लेता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशंस ले लेते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी के अंदर जो है वो बोलना नहीं चाह रहे, और सुन लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, लेकिन ये कि जो वर्बल आउटपुट देना है उसके अंदर रिलक्टेंसी शो कर रहे हैं। तो उसके हवाले से देखिए, एक एक्टिविटी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी और जो कि हेल्पफुल हो सकती है इस तरह बच्चों में, वो ये है कि हमें नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर बच्चा खुद से बोलने के लिए जो है ना वो आमादा हो जाए या वो बोलना चाहे। होता यह है कि जब हम बच्चों को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, या जिस तरह आपने जिक्र किया कि इवन रीइंफोर्समेंट पे भी वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो होता क्या है कि हम जब बच्चे को इंसिस्ट करते हैं या बोलने के लिए कि नहीं बोलो एप्पल एप्पल, आप बोलोगे एप्पल तो आपको ये चीज मिलेगी, तो वो चीज समटाइम्स जो है, जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चा एकेडमिकली काफी साउंड है और एक इंटेलिजेंट बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जो कि बाकी चीजों के अंदर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन बोल नहीं रहा या बोलना नहीं चाह रहा, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। उसके साथ जबरदस्ती के बजाय जिस तरह हम ये कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट हम हाइब्रिड अप्रोच जिसे कहते हैं कि नेचुरल सिचुएशन के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, अगर चिप्स हैं तो इंस्टेड के पूरा चिप्स का पैकेट लें, चिप्स के पैकेट को खोल के और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट जिपर बैग्स होते हैं उसमें 2-2 3-3 चिप्स आपने डाल के जिपर बैग के अंदर, और उनको ऐसी जगह पे घर में रख दिया या सेशन में जहां बच्चे को वो नजर आ रहे हैं लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा। शुरू में बच्चे ने आपको ड्रैग किया, पॉइंट किया, आपने वो पैकेट उठाया, उसके सामने मूव किया और बोला चिप्स, और फिर उसको वो पैकेट दे दिया।
उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आफ्टर 1 वीक अगर बच्चा आपको पुल करता है या आपको जो है वो खींच के उस चीज की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। आप उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि बोलोगे तो मैं आपको दूंगा, आप उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जी बोलो और फिर ये चीज लो, लेकिन आपने अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसको वो चाहिए भी, वो 1 हफ्ते से वो ड्रिल कर चुका है, उसके कानों में वो वर्ड पड़ चुका है, वो बम्बार्ड हो चुका है, तो उसके बाद उसके लिए चिप्स को इप्स किप्स लिप्स कहना पॉसिबिलिटी बनती है। और जैसे ही वो साउंड इनिशिएट करे या वर्ड मुंह से निकालने की कोशिश करे, आप फौरन उसको वो चीज दे दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज के लिए एनकरेज फील करे कि जब मैं इस चीज का नाम लेता हूँ या मुंह से कोई आवाज निकालता हूँ तो मुझे ये चीज दे दी जाती है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में री, कोई टॉय ले आए, कोई ऐसा टॉय जो कि उसके लिए नया हो, उसको ऑपरेट करना उसको ना आता हो, और उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे कि वो खुद आपके पास उस चीज को लेके अप्रोच करे और अपने पास मौजूदा जो भी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करके आपसे उसको ऑपरेट करने के बारे में रिक्वेस्ट करे। पहली दफा आपने ये नहीं कहना कि रिपीट करो, आपने सबसे पहले उसको स्पेसिफिकली उस चीज के साथ बम्बार्ड करना है, कॉन्टिन्यूसली वो चीज उसके सामने मुख्तलिफ टोन्स में स्ट्रेस करके लंबा करके मुख्तलिफ तरीके से उसको बम्बार्ड करने की कोशिश करनी है। वंस वो उस चीज के लिए तैयार हो जाए, फिर आपने उसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देनी है कि वो खुद से अटेम्प्ट करे। तो आई थिंक अगर आप ये चीज करके देख लें तो शायद बच्चा जो है वो इसके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्ड जो है वो बेहतर करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आई होप कि उनको 2-3 स्ट्रैटेजीज मिल गई होंगी जिस पे वो काम कर सकती हैं, या अपने जो भी जिस प्रोफेशनल के साथ काम कर सकती हैं उनके साथ फर्दर डिस्कस करके उस पर काम कर सकती हैं। सो इसी के साथ मिस फाइजा, हम वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मिली आपसे, ये ज़रूर हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी, तो और भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें उनको समझने में, ग्रैप्स करने में आसानी होगी, समझने में कि कौन सी चीज़ को कैसे लिंक किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बाकी आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ या एक नए गेस्ट के साथ हम कोशिश करेंगे कि मिस फाइजा को डिफरेंट टॉपिक के साथ हम फ्यूचर में भी इंगेज रख सकें, डिपेंडिंग के उनके टाइम अवेलेबिलिटी कैसी है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ सेशन में इनको इंगेज करें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा हाजिर होते हैं। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।